माजिदी माउंटेन मैन के लेखक वरदराज जी अब निर्देशक बन चुके हैं और 13 फरवरी को वूड प्लेटफॉर्म पे इनकी फिल्म आ रही है कबाड़ द क्वाइन। सुनने में थोड़ा अटपटा लग रहा है, जानते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में कि आखिर ये प्रोजेक्ट क्या है। देखिए, ये जो टाइटल है कबाड़ द क्वाइन, कुछ अटपटा नहीं है, कबाड़ द क्वाइन। तो ये टाइटल जब हमको चूज करना होता है ना, तो एक सबसे अहम चीज़ हो जाती है कि आप टाइटल कैसे चूज करते हो और किस तरीके से आपका टाइटल बनता है। ये समझने वाली बात है कि जब आप किसी कहानी में उतरते हो और कहानी को समझने लगते हो, धीरे धीरे उतरते चले जाते हो, तो वो जो टाइटल है वो अपने आप उसमें से दिखने लग जाता है। और जब कुछ अटपटी चीज़ें होती है आपके आसपास में, तो लोगों को ना उन चीज़ों के बारे में जानने की इच्छा होती है। कबाड़ द क्वाइन, बोले ये है क्या, तो फिर उसके बारे में लोग जानना शुरू कर देते हैं। और मैं अपनी बात करूं तो मैं पहले कहानी पे काम करता हूं, बाद में मैं टाइटल के बारे में सोचता हूं। टाइटल खुद ब खुद उसमें से निकल करके आ जाता है। विवान, आपसे जानना चाहूंगा कि आपको जब ये टाइटल बताया गया और ये जो रोल प्ले करने के लिए कहा गया, तो एक्सेप्ट किया, क्या रीजन था? जी, मुझे जब ये स्क्रिप्ट सुनाया गया तो मुझे बहुत ही पसंद आई। और उसके बाद फिर जब मैं 2-3 दिन बाद अपने दोस्तों के साथ बात कर रहा था, उन्होंने पूछा कि कौन सी पिक्चर कर रहे हो, तो मैंने बोला कि पिक्चर का नाम है कबाड़ द कॉइन, तो हंसने लग गए। तो मैंने फिर वरदराज जी को फ़ोन किया और बोला कि एक फीडबैक है। लेकिन मैं तो शुरुआत से ही इस टाइटल को बेहद पसंद करता था, बहुत ही पसंद करता था मैं। ये टाइटल बहुत ही अनोखा टाइटल है, बहुत ही, और जैसे वरदराज जी ने कहा कि एक क्यूरियोसिटी रेज करता है दर्शक के दिमाग में कि ये फिल्म कैसी होगी, इसकी कहानी कैसी होगी, और ये कबाड़, इसका अर्थ क्या है, कि ये पिक्चर का नाम कबाड़ क्यों रखा गया है। सिर्फ इसलिए नहीं क्योंकि मैं एक कबाड़ी वाला हूँ, इसमें एक आई गेस मेटाफोरिकल रीजन शायद वही जी। सर, ये जानना चाहूँगा कि सिलेक्शन का आधार क्या रहा है आपका? देखिए, मैंने बताया ना कि टाइटल चूज करने के लिए आपको एक मशक्कत का काम है। टाइटल चूज करना एक आर्ट है बेसिकली, देखें तो। और ये आर्ट आता कहाँ से है? ये आप जब कहानियों में उतर करके अंदर घुस जाते हैं तो आपके सामने सीधे सीधे चीज़ें दिखने लग जाती है। अब चूंकि ये कहानी दो ही चीज पे है, एक कबाड़ और दूसरा पैसा, क्वाइन। और ये जो कबाड़ जो शब्द है वो एक पूरी कहानी कबाड़ की एक कबाड़ी वाले के माध्यम से चलती है। और वो कबाड़ी वाला जो लड़का है वो विवान, उसके लेयर में अगर जाएंगे तो कोई बहुत कॉमन सी बात है, क्वाइन, पैसा, तो ले दे करके कबाड़ और क्वाइन, ये साफ साफ दिख जाता है कि कबाड़ और क्वाइन। अब ये जो बीच में इस पैसा और एक तरीके से मेहनत और पैसा, ईमानदारी और पैसा, अगर इस पे बात करें, ये एक फिलॉसफी है, बेसिकली चरित्रों की फिलॉसफी है, टाइटल की फिलॉसफी है। और कबाड़ द क्वाइन खुद में ही एक साइकोलॉजिकल थॉट है, एक पूरी मतलब डिफरेंट चरित्रों के साइकोलॉजी को मिला करके एक फलसफा बन जाता है। और जो टाइटल जो है वो शब्दों के सही चुनाव का वो है। आप सही शब्द कैसे चुनते हैं, शब्दों में एक पावर होता है, ताकत होता है, और उसी ताकत के बेस पे वो शब्द जुड़ जाते हैं और एक फलसफा बन जाता है। और वो जो फलसफा है, वो जो फिलॉसफी है, वही टाइटल का रूप ले लेता है, पहली बात। अब दूसरी बात ये बताता हूँ कि कबाड़ द क्वाइन, कबाड़ कैरेक्टर कबाड़ी वाला, द क्वाइन पैसा, लेकिन द है क्या? अब ये समझना है कि पैसा और चरित्र, कबाड़ी वाला और उसके पैसे, इस दोनों के बीच में क्या होता है कि एक प्यार, लव, रोमांस। तो हम चाहते तो कबाड़ और पैसा या कबाड़ और क्वाइन ऐसा रख सकते थे, लेकिन कबाड़ द क्वाइन हमने रखा, वो बीच में हमने द लगा करके वो लव के स्पेस को छोड़ दिया है। आपसे ये जानना होगा कि वरदराज जी लेखक हैं और इतने अच्छी फिल्म का मतलब लेखन किए, तो क्या करना चाहिए जब आपको लेखक की स्क्रिप्ट पढ़ा है, तो किस तरह से आपको आकर्षित कर पाए ये रोल प्ले करने के लिए? मुझे इस स्क्रिप्ट की कहानी बहुत पसंद आई, और खास करके ये बात कि एक हाइस्ट फिल्म है, और हम सब आई थिंक हाइस्ट फिल्मों को बहुत पसंद करते हैं। इतने सारे हाइस्ट फिल्म हम बचपन से देखते चले आए हैं, शालीमार देख लीजिए आप, या तो फिर आंखें,
या तो फिर कांटे, इतने सारे हाइस्ट फिल्म, हैप्पी न्यू ईयर, बहुत सारे हाइस्ट फिल्म्स का मैं बहुत शौकीन हूँ। तो जैसे ही, और ये एक बहुत ही अनोखी हाइस्ट फिल्म है क्योंकि इसमें एक बैंक या एक डायमंड का हाइस्ट नहीं किया जाता है, इसमें एक म्यूजियम में, एक संग्रहालय में लूटमार होती है। तो वो हमारी कहानी को शुरू करती है, और उसके बाद जो जितने भी किरदार हैं उनके, जैसे वरदराज सर ने कहा कि उनके सारे चरित्र का एक टेस्ट होता है कि ये अभी ये जो खजाना जो मिला है, ये जो लूट है, इसके लिए क्या ही अपन अपने सोल्स को बेच देंगे, अपने ईमानदारी को बेच देंगे, अपने तो वो आई थिंक जैसे आप कह रहे थे, इस फिल्म की शायद थीम है, और ये एक बहुत ही कमाल की कहानी भी है और बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्म की, दिलचस्प किस्म की थीम है इसमें। बड़े ये भी कहना चाहूँगा कि लेखक और निर्देशक क्या समझते हैं कि अगर कोई सफल लेखक बनता है तो उतना अच्छा निर्देशक बन सकता है, या क्या कहना चाहेंगे, कितना अच्छा इक्वेशन है ये? देखिए, स्क्रीन प्ले लिखना तो मेरा एक जुनून है, मेरे लिए एक पैशन है, मेरा शौक़ रहा है, और मेरे अंदर का जो भूख जो मिटता है वो स्क्रीन प्ले लिखने से ही मिटता है। मांझी द माउंटेन मैन के समय में वो भूख बहुत हद तक मिटी थी, लेकिन बाद में वो भूख और ज़्यादा बढ़ गई। अब आपने आप ये कह रहे हो कि एक लेखक है वो डायरेक्टर कैसे बन सकता है या कैसे बनेगा? बेहतर डायरेक्टर बन सकता है, बेहतर डायरेक्टर बन सकता है या नहीं बन सकता है? तो अगर वो लेखक जो है वो टेक्निकल चीज़ों को समझता है या वो टेक्निकल रूट से आता है तो वो बहुत अच्छा डायरेक्टर बन जाएगा। अगर वो लिटरेचर से होगा और वो टेक्नोलॉजी को नहीं समझ पाएगा, सिनेमा एक टेक्नोलॉजी है, और उस टेक्नोलॉजी को अगर वो नहीं समझ पा रहा है तो फिर उसके लिए थोड़ी सी मुश्किल होगी। पर जहाँ पे लिटरेचर और टेक्नोलॉजी दोनों को समझ सकता है अगर कोई, तो वो बहुत अच्छा, दुनिया में बहुत अच्छे नाम है, अल्फ्रेड हिचकॉक, जो टेक्निक और कला जो दोनों, जो क्राफ्ट और कला दोनों को समझ पाते हैं और उसके दौरान अपनी कहानी बता पाते हैं, वो सबसे इंटरेस्टिंग फिल्म्स यूजुअली बनती है। ये भी कहना चाहूँगा कि OTT प्लेटफॉर्म का जो दौर है, जैसे इस फिल्म को भी OTT प्लेटफॉर्म पर रिलीज किया जा रहा है, क्या आप समझते हैं? क्योंकि कई जो एक्टर हैं, जैसे मान लीजिए अनुपम खेर ने कुछ दिन पहले कहा था, आपके फादर का क्या टेक है? सबसे बड़ी बात तो ये जानना है, क्योंकि जो कलाकार होता है या जो डायरेक्टर होता है या जो व्यूअर्स होता है, फिल्म को बड़े पर्दे पे देखना चाहता है अल्टीमेटली। तो जी, लेकिन अभी क्योंकि जो पैंडेमिक के दौरान फिलहाल तो अभी OTT पे ही हमें काम करना पड़ेगा। जब सोल्यूशन तो यही है, बिल्कुल सोल्यूशन तो यही है। जब पूरा संसार ठीक हो जाएगा तब हम शायद सोच सकेंगे इस विषय पर कि थिएटर वर्सेस OTT। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल क्योंकि हमारी दुनिया की हालात ऐसी है कि हमें OTT को ही एक्सेप्ट करना पड़ेगा। आई थिंक सबसे सोल्यूशन वो है, सबसे सेफ वो है, सबसे जिम्मेदार चीज़ वही है अभी OTT, क्योंकि थिएटर स्लोली खुलते चले जाने हैं, लेकिन वो ये सब फैसले तो आई थिंक बहुत समझदार लोग लेंगे होपफुली हमारे समाज के, और डिसाइड करेंगे कि क्या बेहतर समय होगा थिएटर्स को खोलने के लिए और दुनिया वापस शुरू करने के लिए। पर आप ये मानते हैं कि अगर कोई कलाकार फिल्म में काम करता है एज एन एक्टर या एज ए डायरेक्टर, तो अल्टीमेट सेटिस्फैक्शन उसे मिलता है जब पर्दे पे वो फिल्म आती है? नहीं, हमने भी इस फिल्म को ना पर्दे के लिए ही बनाया था। हमारी सबसे पहले जब नरेशन खत्म होने के बाद विवान का एक जो सवाल था कि सर इसको रिलीज कैसे करेंगे, बोले कि इसके रिलीज के लिए हमारे पास पूरी वो सारे सेटअप और सारी चीज़ें रेडी है, और हमने एक टारगेट बेस पे काम किया था। शूटिंग के बाद हम पोस्ट प्रोडक्शन और पोस्ट प्रोडक्शन के बाद करीब हम रिलीज के आसपास थे, एकदम रिलीज के आसपास थे ना विवान जी। और मतलब सारी चीज़ें हो गई थी, हमको जितने थिएटर की ज़रूरत थी उतने थिएटर मिल भी गए थे, सब कुछ था। ऑल ऑफ सडन ये आपके सामने जो कोरोना और लॉकडाउन हो गया, क्वारंटाइन होना पड़ा, सब कुछ चीज़ें इतनी, जो परिदृश्य है वो सिनेमा का इतनी तेज़ी से बदल गया कि अब हमारे पास बहुत दिनों तक, तो मतलब 1 महीने तक, करीब मई के महीने में, अप्रैल में हमारी फिल्म 2020 के अप्रैल में हमारी फिल्म पूरी हो गई थी और रिलीज होने वाली थी, और वो लॉकडाउन हो गया, तो 1 महीने तो हम समझ ही नहीं पाए कि हम क्या करें।
और उसके बाद धीरे धीरे हमको ये एक्सेप्ट करना पड़ा कि नहीं, अभी जो लेटेस्ट एरा का, जो पोस्ट मॉडर्न एरा का जो सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट है वो OTT है, और मजबूरन हमको OTT पे जाना पड़ा। मजबूरन तो है ही, क्योंकि अभी आई थिंक हम सबकी बिल्कुल सही जिम्मेदारी है अभी, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठा नहीं होने के लिए, और अगर थिएटर्स छोटे छोटे अगर कम लोगों के साथ शुरू किए जाए तो आई थिंक फिर वो शायद हो सकता है। हाँ, हो सकता है। एक सवाल और पूछना है कि आपने जो भी प्रोजेक्ट्स किए अपने करियर में, एक अगर हैप्पी न्यू ईयर की बात करें, कमर्शियल था, थोड़ा सा ऑफबीट होता है, थोड़ा सा अलग हटके होता है, तो उसकी वजह क्या रहती है, ये बताइए। सॉरी क्या चीज़? डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोजेक्ट सिलेक्ट। हाँ, बहुत उसमें भी बहुत, उसमें हर चीज़ में अलग अलग टाइप्स के प्रोजेक्ट्स करने में बहुत मज़ा आता है, चाहे हटके हो या कमर्शियल भी हो, मज़ा तो उतना ही आता है। सर, ये जानना चाहूँगा आपसे कि क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से उम्मीद कर रहे हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर, और विवान के बारे में खास करके इनका जो आपने जिम्मेदारी दी है एक्टर के तौर पे, कितना लग रहा है कि फुलफिल हो पाएगा? देखिए, जब मैं इस स्क्रिप्ट को पूरी कर रहा था, लिख रहा था, तो मेरे साथ एक मेरे को राइटर है शहजाद अहमद, तो हम दोनों लिख रहे थे। तो जाहिर तौर पे आमतौर पे होता ही है कि लिखते समय बहुत बातें आती है, जब हम थक जाते हैं लिखते लिखते तो हम कैरेक्टर पे बात करने लगते हैं। कभी कभी किसी सीन में बहुत कैरेक्टर्स को लेकर के बहुत मज़ा आ जाता है, तो उस पर बात करने लगते हैं कि यार जो भी इस कैरेक्टर को करेगा ना, वो नो डाउट एकदम माइलस्टोन होगा, और उसकी आइडेंटिटी एक स्टेबल आइडेंटिटी होगी। तो उसी समय ये चीज़ें हमारे ब्रेन में आ गई थी, चूँकि विवान और इनके घर से मेरा एक है रिलेशन है, एक रिश्ता है, इमोशनल अटैचमेंट है, और मैं मतलब रिस्पेक्टेड नसीरुद्दीन शाह जी का फैन भी रहा हूँ अपने समय में, बड़ा अच्छा, मतलब हमेशा से अभी भी उनको बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ। तो उसी समय हमने तय कर लिया था कि ये विवान को सुनाएंगे, और अगर विवान ने ना कहा तब किसी के पास जाएंगे। लेकिन मुझे विश्वास था, क्योंकि मैं जानता हूँ इनको, इनके पूरे घर को जानता हूँ, सबको जानता हूँ। एक ब्लड होता है, एक सेंस होती है चीज़ों को लेकर के, कि उनके घर का एक ट्रेडिशन होता है कि उनको क्या करना और नहीं करना है, उनके बच्चों को सबको पता होता है। तो मुझे उम्मीद थी कि मैं विवान को सुनाऊंगा तो विवान ना नहीं करेगा। एक मतलब आपको वाक्य बता दे रहा हूँ कि मैं शहजाद के बोलने पे मैं एक बहुत बड़े एक्टर को फ़ोन किया, तो बोले हाँ आ जाओ। मैं नाम नहीं बोलूँगा, लेकिन बहुत रेस्पेक्टेड बड़े एक्टर हैं। मैंने बोला कि आपको एक नरेशन देना है, बोले आ जाइए। तो मैं उनके घर पे गया, जा करके नरेशन दे दिया। तो उनको जब तक कहानी सुनाता रहा, करीब 1.5-2 घंटे हमको लगे कहानी सुनाने में। तो वो सुनते रहे। सुनने के बाद वो बड़े खुश हो गए, बोले सर कैसी लगी? बोले कहानी तो बहुत अच्छी है यार, और मेरा कैरेक्टर भी बहुत अच्छा है, मैं करना चाहता हूँ इसको। क्या 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 टाइटल रखा है इसका? तो बोले कबाड़ द क्वाइन। इतना समूह हो गया उनका एकदम से सुन करके, एकदम मतलब ऐसे सोचने लगे क्या बोला तुमने? सर कबाड़ द क्वाइन। बोला यार कबाड़ द क्वाइन, अच्छा मैं बताता हूँ तुमको। दूसरे दिन मैं उनको फ़ोन किया, सर क्या डिसीजन है आपका? सर हम वेट कर रहे हैं। तो बोले यार टाइटल चेंज कर दोगे तो हम इस फिल्म को मैं करूँगा, मैं करना चाहता हूँ लेकिन टाइटल चेंज कर दो। बोले यार अब तो ये पॉसिबल नहीं, फिर मैंने रख दिया। तो ये इस तरीके के वो है। फिर चूँकि विवान उस समय कहीं दूसरे जगह अब्रॉड में कहीं शूट कर रहे थे, तो फिर विवान आ गए, तो फिर सुना दिया गया और डन हो गया। तो ये उम्मीद बनी हुई थी कि मैं कहूँगा, मैं नरेट करूँगा, मैं बताऊँगा विवान को। तो हालांकि देखिए मैं विवान के लिए बहुत ज़्यादा मतलब बहुत प्रेशराइज नहीं किया। विवान ने स्वतः अपने खुद से, अपने सेल्फ से डिसीजन लिया है कि नहीं मुझे ये कैरेक्टर करना है। मैंने बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा नहीं कि नहीं तुम करो इसको या करना ही है, बहुत क्या इसमें गलत है, कुछ नहीं। वो विवान सुनता रहा चुपचाप। 2.5 घंटे मैंने नरेशन दिया और 2.5 घंटे तक विवान चुपचाप सुनता रहा। इवन मतलब मुझे बाद में जब नरेशन खत्म हुआ तो विवान ने बोला कि सर मैं 2 मिनट वॉशरूम से आता हूँ। तब मुझे रियलाइज हुआ यार मैं अपने जुनून में ब्रेक भी नहीं दिया। व्हाट्स द पाइपलाइन के आगे का प्रोजेक्ट इसके अलावा भी बताइए। तो अभी ये प्रोजेक्ट है और इसके बाद एक और फिल्म है कोर्ट करके, जो बिहार के बारे में है। ये दोनों फिल्में अभी इंशाल्लाह आ जानी चाहिए। ये तो 13 फ़रवरी को आ रही है और दूसरी वाली आज आनी चाहिए सून। ये 2 फिल्म हैं और उसके बाद भी देखेंगे। थैंक यू सो मच।